दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपके बी ट्रिपल ई के एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है एंड मेरा कमेंट सेक्शन एक चीज़ से भर गया है कि भैया न्यूमेरिकल्स लाओ। एंड आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, इसलिए मैं अभी तक न्यूमेरिकल्स की वीडियो नहीं ला पाया, नहीं तो मैं बहुत डिटेल में आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराना चाह रहा था। एंड अभी भी मैं टाइम शॉर्टेज में वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़े हो सकता है क्वेश्चन की जो वॉल्यूम है वो हम कम रखें, या क्वेश्चन में 8, 10 या 12 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बट ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड हम ऑर्डर में क्वेश्चन में आपको नहीं करा रहा हूँ कि लाइक फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के या प्रीवियस 1-2 सेमेस्टर के जो है पेपर उठाए हैं एंड उनके पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल्स किसके लिए है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी न्यूमेरिकल्स देख सकता है। हाँ, वो कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकता है बट वो सारे न्यूमेरिकल्स नहीं देख सकता है। जैसे आपके ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स हो गए, आपके मोटर के एसी डीसी सिंक्रोनस मोटर के न्यूमेरिकल हो गए, या आपके मैं कह रहा हूँ थेवेनिन्स थ्योरम वगैरह के भी अगर न्यूमेरिकल्स हो गए, तो ये न्यूमेरिकल अगर आपको इसके पीछे की थ्योरी पता नहीं है तो आप इसके न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे। एंड जो कोई अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हो, तो आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि आपकी बी ट्रिपल ई में लगभग 65% टॉपिक जो है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल सेपरेट नहीं है। जो थ्योरी है एक्चुअली वही आपकी न्यूमेरिकल है। आप यूनिट 1 ले लें, आपकी मैथ्स जैसे एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम या थेवेनिन्स थ्योरम वगैरह हो गया। यूनिट 2 में आप एसी सर्किट्स ले लें, आरएलसी सर्किट हो गया, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, स्टार डेल्टा। तो इनमें जो थ्योरी है वो कुछ अलग से थ्योरी पढ़ने को नहीं है, थ्योरी के नाम पे है आपका डेरिवेशन। और डेरिवेशन एक्चुअली में क्या होता है, आपको फाइनली डेरिवेशन किसका करना पड़ता है, जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला का ही डेरिवेशन जो है आप करते हैं। जैसे सपोज आपने स्टार डेल्टा कनेक्शन में कहीं से निकाला कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, ये आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन की थ्योरी में से आप ये प्रूफ करते हैं, और यही तो आपको न्यूमेरिकल में अपनी वैल्यू पुट करनी होती है। तो अगर आपने डेरिवेशन और थ्योरी पढ़ ली तो उससे आपके 65% न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। यही सारे मोटर्स में आपका हाल है, यही ट्रांसफार्मर में भी यही चीज़ है, यही यूनिट 2 में, यही यूनिट 1 में है। एंड यूनिट 5 जो है आपकी, वो थोड़ी सी मैं स्किप करूंगा, उसमें बाइनरी वगैरह जो कन्वर्जन नंबर सिस्टम है ये सब आसान है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा आते नहीं हैं तो मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, 60-70% भी अच्छे से पढ़ी है, तो सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आने वाले हैं। एंड अगर आपके कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स से पहले थ्योरी और डेरिवेशन पर ध्यान दें। अगर आप वो समझ लेंगे तब जाके आप अच्छे से अपने न्यूमेरिकल्स समझ पाएंगे। चलिए, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है, अब बिना किसी देरी के अपने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखना, याद क्या रखना, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपके सामने लाइव कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा सारी वैल्यूज़, तो मे भी लिटिल बिट एरर हो सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत एरर आ भी जाए किसी क्वेश्चन में, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है ऐसा कि आप लोगों को आने लगे। थोड़ी सी जो है सब्र रखना है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन ठीक कर लेना, क्योंकि मैं लाइव सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आप अगर मैं कोई कैलकुलेशन थोड़ी बहुत एरर कर भी दूँ तो आप, बाकी ऐसा कोई एरर होगा नहीं क्योंकि इतना तो मेरे को आइडिया है, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखना, आप ऑटोमेटिक उसको करेक्ट कर लेना। तो अब चलिए बिना किसी देरी के न्यूमेरिकल्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये मैं आपके लास्ट 2 सेम के पेपर्स के ही सारे न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने मोस्ट इजी क्वेश्चन आपके सामने ले लिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसीलिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन 1 है, स्टेट द स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स थ्योरम। ये थ्योरी है, साथ के साथ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 1000 वाट एंड 240 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। सबसे पहले आपसे पूछा स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम के स्टेप क्या होते हैं मैं लिख देता हूं ताकि इसमें भी कोई डाउट ना रहे, बाकी थ्योरी का क्वेश्चन है बट इसका न्यूमेरिकल भी आता है। थेवेनिन्स थ्योरम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिमूव लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को हटाते हैं अपने सर्किट में से। जैसे ये आपका कोई सर्किट होता है, अगर मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ फिलहाल इसको, बट एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अगर ये आपका लोड रेजिस्टेंस है तो इसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम VTH बोलते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। थर्ड नंबर पर फाइंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, हम फाइंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, हम थेवेनिन्स वाला रेजिस्टेंस RTH फाइंड करते हैं।
देन हम फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं, ड्रॉ इक्विवेलेंट। हम इक्विवेलेंट क्या है, सर्किट ड्रॉ करते हैं, CIRCUIT। हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, जिसमें क्या होता है हमारा, सॉरी, थेवेनिन्स वोल्टेज लगा होता है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस लगा होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज लगा होता है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, लोड करंट RL जोड़ देते हैं, लोड रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और पांचवें स्टेप पे फाइंड लोड करंट, लोड करंट। ये कुछ स्टेप है, थ्योरी क्वेश्चन है, बट मैंने लिख दिया है कैसे हम अपना थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक आयरन दिया है जिसकी पावर कितनी है, तो लिखो गिवन, हमने लिखा गिवन। पावर रेटिंग कितनी दी है, पावर रेटिंग हमको दी है 1000 वॉट, एंड वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट। उसने पहले पूछा है फाइंड करंट ड्रॉन, तो करंट का फॉर्मूला देखो हमको पता है, हमारा पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। सिंपल चीज है, पावर दी है हमको 1000 वोल्ट, तो 1000 इज इक्वल्स टू वोल्टेज 240 इंटू आई। इधर से आई कितना आ जाएगा आपका, आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1000 अपॉन 240। ये आपके सामने मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय 240, ये आएगा हमारा 4.16 एम्पियर। लास्ट में क्या पूछा है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो रेजिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो पावर का फॉर्मूला आपका होता है V² अपॉन R, और एक ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, OHMS, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। आप किसी से भी चाहो रेजिस्टेंस निकाल लो, पावर इधर से क्या आ जाएगी आपकी, पावर के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो R इज इक्वल्स टू V² अपॉन P, मतलब 240 का स्क्वायर अपॉन पावर आपको 1000 दी है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया आपका 57.6 ओम। आप चाहें तो इधर से भी निकाल लें, इधर से भी देखो सेम आएगा, रेजिस्टेंस होता है वोल्ट अपॉन करंट, तो वोल्टेज है 240 एंड करंट कितना है 4.16। अगर मैं ये भी डिवाइड करूं 240 डिवाइडेड बाय 4.16, तो भी आपका निकल के ये लगभग 57.69 ओम आ रहा है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और करंट और ये सब चीज़ें आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हो चुका है। ये मैंने मोस्ट आसान क्वेश्चन दिया था ताकि इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है उसमें न्यूमेरिकल्स में बना रहे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का। अगला क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने ले लिया है सुपरपोजिशन थ्योरम का, एंड ये ध्यान से देखना, सुपरपोजिशन का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है। तो उसने क्या बोला है, फाइंड करंट थ्रो 3 ओम रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। इस जो सर्किट में 3 ओम का रजिस्टर, ये 5 ओम, ये 6 ओम, ये 20 वोल्ट का पावर सप्लाई है, 40 वोल्ट की जो है पावर सप्लाई है। तो हमको इस 3 ओम वाले से क्या निकालना है, इस रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है। तो मैं पहले इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A B C D, और इस तरीके से नहीं देते हैं C D E F। तो ओवरऑल हमको CF ब्रांच से देखना है कि नेट करंट कितना जा रहा है। इस ब्रांच से नेट करंट जितना जा रहा होगा उतना ही तो हमारा जो है 3 ओम के रजिस्टर से जा रहा होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कोई एक बैटरी सोर्स जो है हटा देते हैं, जैसे 40 वोल्ट का है और ये 20 वोल्ट का है, तो एक कोई हटा दो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूविंग 40 वोल्ट सोर्स, इसको मैंने हटा दिया अपने किससे, सर्किट से, और उसकी जगह डायरेक्ट एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। किस तरीके से, देखो ये जो था हमारा कुछ सर्किट था, ये 5 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, और जो इधर मेरा वोल्टेज सोर्स था 40 वोल्ट वाला, इसको मैंने हटा के सिंपल एक वायर से जोड़ दिया, और ये मेरा 20 वोल्ट वाला है। अब मैं क्या करूँगा, इस दौरान अपनी इस ब्रांच से, जो कि मेरी ACF ब्रांच थी, ABCD, एक मिनट, ABC, ये एक्स्ट्रा ब्रांच कहाँ से आ रही है, अच्छा A इधर से चालू, तो ठीक है, A B C D E F। अब मैं इस ब्रांच से करंट निकालूंगा। ये मैं कैसे निकालूंगा करंट, तो मैं दूसरे मार्कर से आपको इंडिकेट करता हूँ, एक सेकंड। इस ब्रांच से हम मान लेते हैं कि हमारा करंट कुछ इस सोर्स से करंट I1 निकल रहा है, इधर से करंट कुछ I1 निकल रहा है। तो पहले मैं पता करूंगा कि मेरे नेट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट से, और इस सर्किट से नेट करंट कितना निकल रहा है। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये देखो कि हमको A और B पॉइंट से सबसे पहले देखना है कि टोटल हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। जब रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो उससे हमको नेट करंट पता चल जाएगा, और नेट करंट पता चलेगा फिर इस ब्रांच का करंट पता चलेगा। तो मैं A और B पॉइंट के जो है इसके अगेंस्ट देख लेता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो
मेन चीज है जो ये दो हैं 6 ओम और 3 ओम, ये आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल। देखो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ है एंड एक रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से लगा हुआ है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और अगर दो ऐसे लगे हों इस तरीके से तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो देखो अगर ये वाला इधर से हटके थोड़ा सा तार कंटिन्यू कर दूं और ये इधर को भी आ जाए तो भी आपका पैरेलल रहेगा। मतलब जो एक ये लगा है और एक अगर इसके बाजू में इधर लगा होता तो क्या होती है, दोनों पैरेलल, बस तो वही यहाँ से हटके इधर आ गया है आपका। तो मतलब ये दोनों आपके कैसे हैं, पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का, आर टोटल कितना हो जाएगा, ये इसका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा। तो देखो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका फॉर्मूला कितना क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे नेट रेजिस्टेंस निकलता है पैरेलल का। तो इधर से कितना निकलेगा, इन दोनों का जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। और जब इन दोनों से एक नेट रेजिस्टेंस मिलकर एक हो जाएगा, जैसे इन दोनों को मेरा कुछ इस टाइप का सर्किट है और ये मेरे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसे ये वाला है वो इधर ऐसे दिखा दो, चाहे इसको मैंने इधर दिखा दिया लगा, इधर की जगह इधर। तो जब मैं इनको मिला दूंगा तो ये मिलके एक बन जाएंगे ना इस तरीके से, बाहर वाला हट जाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन आ गया। अब जो ये दोनों बच्चे होंगे वो सीरीज में लगे होंगे। मतलब जो ये मेरा अभी आर टोटल निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आया वो इस 5 वाले के साथ सीरीज में होगा, तो मैंने +5 कर दिया। तो ये मेरा कितना आया, 6 3 जा 18 और 6 प्लस 3 9। तो 18 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 और 2 प्लस 5 आपका निकला 7। तो टोटल रेजिस्टेंस 7 आ गया। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा इधर आपका I इज इक्वल्स टू होगा कितना, वोल्टेज अपॉन नेट आर टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 7, तो ये आपका करंट निकल आया। तो इस सोर्स से नेट करंट I1 कितना निकल रहा है आपका 20/7 वोल्ट। इधर से आपको क्या देखना है कि इस ब्रांच में ये करंट कितना जा रहा है। जैसे सपोज इधर ये करंट आगे जा रहा है, इधर जाके करंट बढ़ जाएगा, एक सेकंड, इधर आपका जो करंट जा रहा होगा वो कुछ I2 जा रहा होगा, इधर कुछ I3 जा रहा होगा। तो अब हमको देखना है I3 करंट मेरा इस ब्रांच में नीचे की तरफ कितना जा रहा है, क्योंकि मुझे 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब हम निकालेंगे I3 करंट। तो मेरा I3 कैसे निकलेगा, याद रखना जब भी दो ब्रांच में करंट जा रहा हो किस तरीके से, जैसे ये जा रहा है और एक ये सीधे निकल गया, एक नीचे बट गया, कुछ इस तरीके से I जा रहा है करंट और नीचे I1 और इधर I2 में बट गया। तो इस जब भी करंट ऐसे निकालना हो, जैसे इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा है R और इस R1 इसमें लगा है R2, यही तो कंडीशन है आपकी, इधर नीचे R1 लगा है इधर R2 लगा है। तो आप करंट डिवीजन रूल से करंट को डिवाइड करते हैं। जैसे इधर से टोटल करंट I1 जा रहा है जो कि मेरा 21/7 है, वो 20/7 है, तो मैंने लिखा 20/7 इंटू मुझे इस ब्रांच अपने 3 ओम वाले में देखना है करंट, तो मुझे इस जिसका करंट देखना है 3 ओम वाले का, उसका दूसरा वाला लिख दो। जैसे बट किस के बीच रहा है, 3 ओम और 6 ओम के बीच में जो डिवाइड हो रहा है, तो 3 ओम का अगर मुझे निकालना है तो मैं ऊपर 6 लिखूंगा बस, और नीचे 6 प्लस 3, इन दोनों को जोड़ दूंगा 6 प्लस 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20/7 इंटू 6/9, मतलब 120/7 9 63। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल आएगा। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, 120 डिवाइडेड बाय 63, जो कि मेरा निकला 1.90 एम्पियर। ये किसका निकला, 20 वोल्ट वाले का। और डायरेक्शन देखो कैसे देखी मैंने, इधर इसकी पॉजिटिव साइड है तो करंट ऐसे ही निकल के गया होगा इससे। अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा केस। अभी मैंने अपने 40 वोल्ट वाले को हटाया था, इस बार मैं क्या करूंगा, सेकेंड टाइम रिमूव 20 वोल्ट सोर्स। अगर मैं 20 वोल्ट वाले सोर्स को हटा दूं तो इधर से मेरा कुछ सीधा सीधा बन जाएगा और 40 वाला मेरा सर्किट में रहेगा। मतलब किस टाइप से, मेरा कुछ इस तरीके से जो है डायग्राम बनेगा। ये मेरा इधर 40 वोल्ट वाला रहेगा, कोई डाउट नहीं। A B C D E F, ये 3 ओम था, ये 6 ओम था और ये 5 ओम था। अब हमको देखना है इससे कितना करंट निकल रहा है। तो इससे मैं कुछ मान लेता हूँ करंट I1 डैश निकल रहा है, कुछ I1, एक सेकेंड, सॉरी I1 डैश करंट निकल रहा है सपोज। तो हमको पहले फाइंड करना है, ये 40 वोल्ट का मेरा सोर्स है, कि नेट करंट कितना निकल रहा है। तो इस बार इससे करंट निकल रहा है तो हमको देखना है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उसी से तो हम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मुझे इन दोनों पॉइंट के अगेंस्ट देखना होगा कि नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो इस बार आर टोटल अगर मैं निकालूं तो आर टोटल कितना हो जाएगा मेरा, ये दोनों मेरे कैसे पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 5 × 3 अपॉन
5 प्लस 3, ये इनका नेट निकल आया। और इनका जो नेट निकलेगा पैरेलल वालों का, वो आपस में कैसा होगा, सीरीज में होगा। तो ये किसके साथ, 3 वाले के साथ सीरीज में, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और ये मेरे 6 ओम वाले के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो मैं +6 कर दूंगा, तो ये कितना निकल के आया, 5 3 15/8, 15/8 +6, इतना कुछ निकल के आया। अब मेरा ये कितना हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो 15 + 40, या इसको मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 8 + 6, 8 + 6, ये आपका निकल के आएगा 7.87, लगभग कुछ 7.87 रेजिस्टेंस निकल आया। तो मेरा करंट कैसे निकल आएगा, आई टोटल या I1 डैश निकल आएगा, I1 डैश लिख दो चाहे आई टोटल लिख दो। ये होगा मेरा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर टोटल। वोल्टेज है मेरा 40 और रेजिस्टेंस है 7.87, तो ये कितना निकला, डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाय 7.87, तो ये निकल के आया 1.27, 1.27 कुछ निकल के आया। अब मुझे क्या देखना है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बार ये देख लेते हैं सही है कि नहीं है। तो ये मेरा 7.87, ओ सॉरी थोड़ा गलत कर दिया, 40 डिवाइडेड बाय 7.87, ये मेरा निकल के आया 5.08, सॉरी ये निकल के आया 5.08। अब जो ये करंट I1 डैश निकला है, क्या ये 3 ओम में पूरा जा रहा होगा या बट रहा होगा, इधर से गया I1 डैश, इधर से I1 डैश जो है गया, इधर कुछ I2 डैश जा रहा होगा, इधर कुछ I3 डैश जा रहा होगा। तो हमको I2 डैश निकालना है कि इधर पे जो करंट बट रहा है वो मेरे 3 ओम वाले में कितना जा रहा है। तो करंट I2 डैश कितना निकला, करंट इन 3 ओम रजिस्टर कितना निकला, टोटल करंट का मेरा 5.08। करंट बांटते कैसे हैं, जिसमें निकालना है उसका दूसरा ले लो मुझे, तो उसका दूसरा 5 ओम, तो ऊपर लिखूंगा 5 अपॉन नीचे दोनों को जोड़ दो तो 5 + 3, तो 5.08 × 5 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका 8 आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5.08 और इंटू 5 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 8, तो ये आपका आ गया 3.175 समथिंग, 3.175। अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, शुरुआत में टोटल करंट इससे निकालना था। तो अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दूं, सोर्सेस को ऑन सुपर इम्पोजिंग, तो मेरा जो नेट करंट है वो कितना, I3 ओम से कितना निकल आएगा। तो देखो ये वाले सोर्स से भी करंट नीचे ही जा रहा है इस तरफ, और इससे भी नीचे ही जा रहा है। जब मैं इन दोनों सोर्सेस को आपस में जोड़ दूंगा तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा, इधर से क्या आया मेरा I3, और ये मैंने I2 डैश माना है, जो आपको मानना है आप मान सकते हो। तो I3 + I2 डैश, I3 निकला था 1.90 और ये कितना निकला 3.175। इनको जो है आप एड अप कर दो, तो ये मेरा आया 1.90 + 3.175, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5.075 जो है आपका आंसर निकला है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगाओ, बट इस तरीके से आप देख सकते हो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो हमने सुपरपोजिशन का क्वेश्चन देख लिया, अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया है, ये है आपका यूनिट 2 AC सर्किट्स का। ये एक RLC सर्किट का क्वेश्चन है। देखो सीरीज RLC सर्किट हमको दिया गया है, सीरीज ही दिया जाएगा ज़्यादातर आपको टाइम में। कंटेनिंग रेजिस्टेंस दिया है 12 ओम का, वहीं पे एंड इंडक्टेंस दिया है आपको 0.15 हेनरी का, एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 म्यू फेराड का दिया है। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 100 वोल्ट सप्लाई, 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एट जेड, ये सब फ्रीक्वेंसी है आपकी। कैलकुलेट टोटल इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो सर्किट के करंट को निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। सबसे पहले आपको सर्किट दिया क्या है, देखो एक लगा है आपका रेजिस्टेंस, एक लगा हुआ है इंडक्टेंस, एक लगा हुआ है कैपेसिटेंस। देखो इसको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को ऐसे बनाते हैं, और ये किससे कनेक्ट है, एक पावर सप्लाई से, जो कि आपकी 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एट जेड हर्ट्ज की है। ये आपका 12 ओम दिया गया है रेजिस्टेंस, ये 0.15 हेनरी दिया है, और ये आपका क्या दिया है 100 म्यू फेराड। ये ठीक है, क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इम्पीडेंस। जब भी आपको दिया गया हो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो हम इनका रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। रिएक्टेंस का मतलब आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे रजिस्टर का तो सीधा रेजिस्टेंस होता है, वहीं पे कैपेसिटर और इंडक्टर का जो है
इक्विवेलेंट हमको निकालना पड़ता है। जैसे अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो ये इसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर आप ये एक क्वेश्चन भी देख लेते हो ना और ये जो फॉर्मूले याद कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप डिनोट करते हैं एक्स एल से। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा टाइम्स एल, बस सिंपल इतना ही होता है। जहां पे आपका ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, बस इतना ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी क्या है तो ये 50 हर्ट्ज जी है, यही आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए एक्स एल कैलकुलेट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल, एल क्या होता है जो आपका इंडक्टेंस दिया है जो कि 0.15 हेनरी दिया है। ये सब आपको गिवन डेटा में लिखना है ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी शॉर्टेज है स्पेस की। तो इधर से ये कितना आ जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको 50 दी है, और इंडक्टेंस कितना दिया है 0.15 हेनरी, तो 0.15। अगर ये म्यू हेनरी में दिया होता तो आपको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होता, माइक्रो में दिया हो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, बट इधर डायरेक्ट हेनरी दिया है तो ये डायरेक्ट। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 पाई इंटू 0.15, तो ये निकल के आ गया आपका 47.12 ओम। जो ये रिएक्टेंस निकलता है आपका, जैसे एक्सएल निकला 47.12, ये ओम में निकलता है। अब ये जो वैल्यू आई मेरी रेजिस्टेंस के बराबर आ गई। इस फॉर्मूले को जो है थोड़ा सा नोट कर लेना। अब कैपेसिटर के लिए हम निकालते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे इंडक्टिव का एक्सएल, कैपेसिटिव का एक्ससी, ये होता है 1/ओमेगा सी। इसका आगे फॉर्मूला क्या बनेगा 1/ओमेगा होता है मेरा 2 पाई एफ। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ, एफ की जगह ये 50 रखना है और सी की जगह आपको कैपेसिटेंस रखना है। तो ये कितना आएगा 1/2 पाई इंटू 50 इंटू सी कैपेसिटेंस। सी कितना दिया है आपका, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, सी दिया है 100 म्यू फेराड। इसका मतलब 100 इंटू 10 की पावर -6 फेराड होता है। तो म्यू का मतलब 10 की पावर -6, तो अपॉन में 100 इंटू 10 की पावर -6। ये -6 पावर ये ऊपर +6 में चली जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऊपर मल्टीप्लाई में +6। इसको जो है आप कैलकुलेट कर लो तो ये आएगा आपका लगभग 100 डिवाइडेड बाय 3.14, 31.84 के समथिंग, 31.84। तो आपको अपना एक्सएल एक्ससी मिल गया। आपका रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम। इसने क्या बोला कैलकुलेट सर्किट इम्पीडेंस। तो ये फॉर्मूले याद रख लो, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्ससी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपका काम बन चुका है। तो हम निकाल रहे हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो ये आपका निकला √R की वैल्यू कितनी दी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस XL आपका कितना निकला 47.12, तो 47.12 माइनस 31.84 का स्क्वायर। तो ये आ गया √12 का स्क्वायर आ गया 144, प्लस ये जो आपका निकला 47.12 माइनस 31.84, 47.12 माइनस 31.84। तो ये जो वैल्यू निकली इसका अगर स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर करके मेरा डायरेक्ट आएगा 233.47, 233.47। और ये टोटल अंडर रूट अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो प्लस 144, 377.47 अंडर रूट 377.47, ये आपका निकल के आएगा 19.42, 19.42। ये क्या निकल आया आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब होता है पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। जैसे रजिस्टर का तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, वहीं इसका इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है, जो कि मेरा ये निकला, इधर ये निकला, इधर ये निकला, तो इधर जाके मेरा टोटल इम्पीडेंस ये निकला। मतलब ये नेट रेजिस्टेंस है मेरे सर्किट का पूरा। तो मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट सर्किट इम्पीडेंस, द सर्किट कहाँ गया, द सर्किट करंट। अब मुझे करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट चीज निकाल लो करंट। तो मेरा I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज, मतलब V अपॉन R। ये तो सबको पता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बट क्या इधर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, इधर ओवरऑल रेजिस्टेंस देखना है, ओवरऑल रुकावट कितनी है सर्किट में, जो कि मेरा इंपीडेंस होता है। कहाँ गया इंपीडेंस, तो ये इंपीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये Z होता है, तो मेरा करंट होगा I अपॉन Z, V अपॉन R की जगह V अपॉन Z।
जो कि वोल्टेज मेरा 100 वोल्ट गिवन था, तो 100 वोल्ट अपॉन में 19.42, तो करंट कितना निकल आया देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 19.42, ये आपका निकल आएगा 5.14, तो ये मेरा 5.14 और किस में निकला, एम्पियर में निकला, तो करंट निकल आया। ये मेरे पूरे सर्किट से करंट बहेगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हैं, तो मैं आपको दूसरे मार्कर से बता देता हूँ। तो हमको करंट देखना है इधर, तो जो करंट इससे निकल रहा होगा इस तरीके से जो कि मेरा 5.14 है, तो देखो इससे भी सेम करंट बह रहा होगा, मतलब इन सब में करंट की वैल्यू सेम होगी, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। इसके बाद इन्होंने बोला पावर फैक्टर निकालो। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, या इधर ही लिख देते हैं, चलो सॉरी इधर ही, पावर फैक्टर। पीएफ का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका R/Z, सिंपल है, बस ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम बन गया, R/Z। तो पीएफ मेरा निकला, R है आपका 12, क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट के रेजिस्टेंस है, और Z आपका कितना निकला 19.42, तो आपका पीएफ कितना निकल आया 12 डिवाइडेड बाय 19.42, ये आपका निकल के आ रहा है 0.61। तो इस तरीके से जो है हमने अपना अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो ये था आपका कौन सा, आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन, जिसमें हमने पीएफ, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस वगैरह कैलकुलेट किया, करंट वगैरह भी कैलकुलेट किया। इसका कई बार एक डायग्राम बनाने को आता है, तो देखो सिंपल डायग्राम कैसे बनता है, आप इस तरीके से बनाते हैं। इस एक्सिस पे जो ये होता है, ये आपका वोल्टेज होता है V, इसी पे आपका करंट होता है I, ये दोनों सेम फेज में होते हैं। ऊपर जो होता है आपका XL होता है, और नीचे एरो पे XC बनता है। कई बार ये एरो हटा के आप ऊपर की तरफ बना देते हैं, इस तरीके से कॉमन एरो बना देते हैं एक, ये आपका वोल्टेज कॉमन एरो, और इसको XL माइनस XC भी लिख देते हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए जो है मैंने बता दिया कि इसका कई बार ये इस तरीके से एक डायग्राम भी बनता है। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन निपटा लिया, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, एंड ये आपके जो है प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है। अब 3 फेज, इसके बाद 50 हर्ट्ज है, ये ढंग से नहीं लिखा मैंने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग था। अब 3 फेज, इसके बाद इधर लिखा हुआ है आपका 50 Hz, ये हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी दी है आपकी। 2 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ अ फुल स्पीड ऑफ 2860 RPM, 2860 RPM की उसकी जो है फुल स्पीड है। 2 पोल का 50 हर्ट्ज का 3 फेस इंडक्शन मोटर है। कह रहा है कैलकुलेट करो सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप ऑफ मोटर और रोटर EMF फ्रिक्वेंसी, या इसको स्लिप फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। तो अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा हो तो उसका एक तो EMF का फॉर्मूला 4.44 FT कुछ करके बड़ा सा है, वो अगर आपने याद किया हो तो अच्छी बात है। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें भी 3 फेज मोटर में हम पढ़ते हैं, तो इनका सीधा सीधा फॉर्मूला है। देखो सिंक्रोनस स्पीड अगर ये सब निकालना है तो इन सब का फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले नंबर पे SYNC मतलब सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला देख रहे हैं। सिंक्रोनस स्पीड NS होता है आपका 120 F/P सिंपली, जिसमें फ्रिक्वेंसी F आपको 50 हर्ट्ज जो है गिवन है क्वेश्चन में, वहीं पे P क्या है आपका नंबर ऑफ पोल, जो कि 2 पोल आपको गिवन है। तो सीधा हाँ, तो NS आपका डायरेक्ट निकलेगा 120 इंटू फ्रिक्वेंसी 50/2 पोल्स, तो 2 से ये 60 इंटू 50, ये आपका 3000 RPM डायरेक्ट निकल आया आपकी स्पीड। कितना आसान फॉर्मूला था। सेकंड नंबर पे स्लिप ऑफ मोटर। मोटर की स्लिप का क्या मतलब है कि मोटर जितना तेज घूमने की उसके लिए बनाया गया है, वो उतनी तेज घूम नहीं पा रहा है। जैसे आपकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी निकली मोटर की 3000 RPM, वहीं पे उसकी रियल में फुल स्पीड कितनी है 2860 RPM, मतलब आप देखो 140 RPM कम है, मतलब कुछ ना कुछ मोटर स्लिप कर रहा है। तो ये स्लिप कैसे निकालते हैं, स्लिप हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान सी चीज है। स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस N/NS। यही आपको अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इसमें 100 का जो है मल्टीप्लाई कर दो, और अगर परसेंटेज में नहीं निकालना तो उसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आया मेरा कितना NS, मेरा NS जो कि सिंक्रोनस स्पीड होती है, NS का मतलब ये आया मेरी 3000। वहीं पे N क्या है मेरी, N फुल स्पीड है जो कि है मेरी 2860 RPM।
3000 माइनस 2860 अपॉन 3000, ये आपका निकल के आया। ये आप माइनस करोगे तो आएगा 140 अपॉन 3000। तो ये लगभग लगभग आपका निकल के आएगा, मैंने कैलकुलेट किया था, मैं दोबारा भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 140 डिवाइडेड बाय 3000 जो कि आएगा 0.046। तो इसको मैं लिख देता हूँ इधर, ये निकल के आया 0.046। बस ये आपका स्लिप निकल के आ गया। अगर आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला याद है, लास्ट में पूछे रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, तो तीसरे नंबर का निकालते हैं। रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी जो कि आपका फॉर्मूला सिंपल होता है बिल्कुल, एफ रोटर ईएमएफ बोल दो या एफ एस बोल दो, इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। बस सिंपली एफ इंटू एस, एफ एस ही फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लिप फ्रीक्वेंसी रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, तो आप आर ई एफ भी लिख सकते हो इसको। इसका मतलब भी, मतलब आप इसको लिख सकते हो आर नीचे एक छोटा सा सॉरी इसको आप एफ और नीचे एक छोटा सा ई बना दो, मतलब ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, या इसको एफ और एस भी लिख सकते हैं, तो आप एफ ई लिख दो तो भी चलेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है एफ इंटू एस। एफ क्या है आपका, जो फ्रीक्वेंसी दी थी 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू एस का क्या मतलब है, जो स्लिप आई आप उसका स्लिप का मल्टीप्लाई कर दो, 0.046 तो 0.046 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम देख लेते हैं कितना निकल के आता है हमारा। ये निकल के आया 2.33। तो आपका एफ ई एम एफ लिख लो, ई लिख लो, क्योंकि ई एम एफ की फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, रोटर ई एम एफ, तो ये निकल के आई 2.33, और क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी है तो ये एच जेड हर्ट्ज में निकल कर आएगी। तो ये एक आसान सा हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो है क्वेश्चन था, हमने देख लिया। सिर्फ अगर फॉर्मूले याद हो तो ऐसे क्वेश्चन आराम से निपटाए जा सकते हैं। ट्रांसफार्मर यूनिट 3, मोटर यूनिट 4, ये 3 और 4 सिर्फ फॉर्मूले से क्वेश्चन निपटाए जा सकते हैं। यूनिट 5 के जो है उसमें थोड़ी आपको उतनी चिंता लेनी नहीं है न्यूमेरिकल की, बची यूनिट 1 और 2, उसमें से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके आप जो है अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम बिना किसी देरी के अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ने में तो टफ लगता है, बट अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये, क्योंकि पढ़ने में जो टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है उनके न्यूमेरिकल उतने ही आसान आते हैं और सिर्फ सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये स्टार डेल्टा का न्यूमेरिकल है आपके सामने, ये डेल्टा कनेक्शन का, एक्चुअली इधर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा। स्टार डेल्टा में एक छोटी सी चीज़ याद रखना, आपने नहीं पढ़ा आज तक स्टार डेल्टा क्या होता है, कुछ मत याद रखो, क्योंकि डेल्टा का क्वेश्चन है तो डेल्टा प्रॉपर बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार शॉर्ट में बता दूंगा। डेल्टा कनेक्शन आपका कुछ किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। देखो, एक कुछ जो है रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस इधर। अभी रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है, ये आरएलसी सर्किट में कुछ भी हो सकता है इधर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन जुड़ा हो, तो ओवरऑल हो इसको हम एक इम्पीडेंस बोल देते हैं। इम्पीडेंस मतलब एक कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। तो जैसे इनने इधर भी बोला होगा 3 बैलेंस इम्पीडेंसेस आर कनेक्टेड इन डेल्टा, तो ये 3 इम्पीडेंस है, मतलब ये जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन दो को मैं इधर इनकी वोल्टेज लाइन सप्लाई बना देता हूँ, और इसकी चाहूँ तो मैं कुछ ऐसी बना देता हूँ, मतलब इसको एक्सटर्नली 3 जगह से सप्लाई मिल जाएगी। ये सप्लाई में वोल्टेज आती है, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। वहीं पे जो इन इम्पीडेंसेस से करंट वगैरह जो भी कुछ घूमता है, इसको हम देखो, एक को नाम देते हैं आर, एक को नाम देते हैं वाई, एक को नाम देते हैं बी। ये इसका नोटेशन का तरीका होता है आर वाई बी। जिसने ना पढ़ा हो डेल्टा अभी याद कर लो। जस्ट 3 जो है इम्पीडेंसेस जोड़े ट्राइंगल में, तीनों को सेपरेट सप्लाई करती, ये होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में आपको याद क्या रखना है, जैसे इस लाइन में कुछ वोल्टेज होगा जो आपको दिख रहा है, ये बाहर से जो ये 2 आ रही है इनका भी कुछ वोल्टेज होगा, इन दोनों का भी कुछ मिला के वोल्टेज होगा, इनका भी, इन तीनों लाइन का। तो जो आपको लाइन वोल्टेज होता है उसको मैं लिखता हूँ वी लाइन से, और जो फेज वोल्टेज होता है उसको लिखता हूँ मैं वी पी एच से। तो वी लाइन और वी पी एच जो है आपका बराबर होता है, बस इतना याद रख लो। ऐसी करंट होगा, लाइन में कुछ आई एल करंट आ रहा होगा, वहीं पे इसमें जो वोल्टेज इसमें करंट होगा, इससे जा रहा होगा, वो आई फेज करंट जा रहा होगा। तो जो इसका आई लाइन का करंट होता है वो √3 टाइम्स होता है आई फेज करंट से। बस इतनी 2 चीजें याद है, क्वेश्चन का काम खत्म, बात खत्म, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। तो ये किसकी चीज है, डेल्टा कनेक्शन। वहीं पे एक स्टार कनेक्शन किस टाइप से होता है आपका, एक स्टार कैसे बनता है, इस तरीके से।
ये बन गया आपका स्टार। इस स्टार के बीच में जो है 2-3 इम्पीडेंसेस लगे हुए हैं, तो इसका कनेक्शन कुछ इस टाइप से बन जाता है, एक वायर इधर गया, एक वायर इधर गया, एक इसका बीच से भी जो है न्यूट्रल वायर चला जाता है। तो इसमें भी बाहर से जो करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, और जो करंट है उसको लाइन करंट, और जो इन अंदर इम्पीडेंसेस में वोल्टेज वगैरह जा रहा है उसको फेज का बोल देते हैं। तो इसमें याद रखना, जैसे इसमें उल्टा था, इधर आई लाइन बराबर आई रूट 3 फेज करंट था, इधर उल्टा होता है, इसमें जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, और इसमें जो वोल्टेज होता है वो रूट 3 टाइम फेज वोल्टेज होता है। बस इतना याद रख लो, इसका जो लाइन वोल्टेज है रूट 3 टाइम फेज वोल्टेज, इसमें जस्ट उल्टा, इसका वोल्टेज बराबर होता है, इसका करंट में दिक्कत होती है। तो इसने बोला व्हेन 3 बैलेंस्ड, ये तीनों बैलेंस्ड, बैलेंस्ड मतलब बराबर वैल्यू वगैरह के हैं, एक से हैं, इम्पीडेंस इज कलेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द लाइन करंट ड्रॉन इज 20 एम्पियर। देखो इस हमको ये वाली चीज का यूज करना है, लाइन करंट इज इक्वल टू रूट 3 फेज करंट। तो अगर लाइन करंट मुझे कितना दिया है 20 एम्पियर, तो मैं लिख सकता हूँ फेज करंट होता है, फेज करंट कैसे निकलेगा इधर से, देखो आई एल इज इक्वल्स टू रूट 3 आई पी एच फेज करंट, तो आई पी एच क्या हो जाएगा आई एल अपॉन रूट 3, तो इधर से आई फेज कितना हो जाएगा 20 अपॉन सिंपली रूट 3। अब ये क्या बोल रहे हैं, एंड द लाइन करंट ड्रॉन इज 20 एम्पियर एट अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.3। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इन्होंने बोला डिटरमाइन वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा वोल्टेज अपॉन करंट, सिंपल होता है या नहीं होता है, बट इधर कौन सा यूज करना है हमको, फेज वोल्टेज वगैरह यूज करना है, फेज करंट यूज करना है, और रेजिस्टेंस शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज करना है, इम्पीडेंस, क्योंकि ये इसमें कैपेसिटर वगैरह भी हो सकता है, तो इम्पीडेंस। और हमको किस चीज का पूछा गया है, उसने बोला कि फाइंड आउट क्या करो, द करंट इज ड्रॉइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंसेस, इम्पीडेंसेस की क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो वोल्टेज और करंट हमको किसका फेज का लेना है, लाइन मतलब बाहर और फेज मतलब अंदर का। तो करंट तो मुझे मिल गया फेज का, और इनने क्या दिया, जो वोल्टेज दिए वो हमको किसकी दी है लाइन की, बट लाइन और फेज वोल्टेज तो बराबर है, तो मतलब मेरा वीपीएच भी कितना 400 वोल्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल सिंपल जानकारी। तो इम्पीडेंस कितना आ गया 400 अपॉन 20 और अपॉन में रूट 3, तो ये रूट 3 मल्टीप्लाई होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो इंटू रूट 3 पहुंच जाएगा। ये आपको जस्ट वोल्टेज अपॉन करंट करना है, तो ये कितना आ गया अपना 20 रूट 3। इसको जो है हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 इंटू रूट 3, इसकी वैल्यू आ गई 34.64, और इम्पीडेंस आपका ओम में, रेजिस्टेंस भी ओम में आता है तो इम्पीडेंस भी आपका ओम में आता है। अब देखो इन्हें ये पावर फैक्टर क्यों दिया है, लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.3, ये क्यों दिया है, तो इसका एक रीजन है। अगर इस इम्पीडेंस को और सुंदर तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, इसकी होती है पोलर फॉर्म। जैसे आपको क्या दिया है, पावर फैक्टर 0.3 दिया है, पावर फैक्टर दिया है आपको 0.3, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आपका cos फाई, तो आपका cos फाई कितना है 0.3, तो फाई कितना आ जाएगा इधर से cos इनवर्स 0.3, cos इनवर्स 0.3 आप कैलकुलेटर से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये निकल के आ रहा है मेरा 72.5 डिग्री, 72.54, और ये आपका डिग्री में निकल के आएगा फाई, तो फाई कितना निकल आया 72.54 डिग्री। तो इस इम्पीडेंस को जो मेरा आया, इसको लिखने का सुंदर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, जिसमें आप क्या करते हैं, पहले इम्पीडेंस की वैल्यू लिखते हैं 34.64, तो आपका इम्पीडेंस Z आया 34.64, फिर आप एंगल का साइन बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं एंगल का साइन, और ये एंगल लिख देते हैं 72.54 डिग्री। तो ये इसको लिखने का सुंदर तरीका है जिसके लिए हमने पावर फैक्टर का इस्तेमाल किया। तो इतने से ही 5-10 मिनट में हमने स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। स्टार में लाइन फेज करंट बराबर और फेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट 3, सॉरी लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू रूट 3 फेज वोल्टेज। वहीं पे आपका डेल्टा में जो है लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम फेज करंट, और सिंपल कैलकुलेशन करके जो है हमने अपने आंसर्स वगैरह निकाल लिए। तो ये आपका डेल्टा स्टार का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ले लिया है मैश एनालिसिस का। एंड मैश एनालिसिस में जनरली 2 लूप के क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने जो है 3 लूप के क्वेश्चन लिए हैं। क्यों?
क्योंकि अगर 3 के क्वेश्चन हमसे बन गए तो 2 के तो आराम से ही बन जाएंगे। तो ये 3 लूप हैं आपके सामने, 2 बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, पावर सोर्स और कुछ आपके सामने रेजिस्टेंसेस है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट इन 5 ओम, जो ये 5 ओम का दिख रहा है इधर, रजिस्टर यूजिंग मैश एनालिसिस। बोल रहा है मैश एनालिसिस से इसमें करंट निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले किसी भी एक डायरेक्शन में लूप्स में करंट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे सपोज इधर से शुरुआत कर रहे हैं, ये 20 वोल्ट की बैटरी मैंने जस्ट अंदाजे से ले लिया, आप उल्टा भी ले सकते हैं, जो है ये ऐसे करंट कुछ निकाल रही होगी ऊपर की तरफ, तो मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया इस जो ये लूप है इसमें कुछ इस तरीके से करंट I1 बह रहा होगा। मैं उल्टा भी मान लूँ तो भी कहीं कुछ गलत नहीं आएगा। तो इस लूप में मैंने मान लिया कुछ इस डायरेक्शन में करंट I2 जा रहा है, तीनों आप सेम में माने लूप तो ज़्यादा अच्छा है। इस लूप में मैंने माना कि आपका करंट कुछ जो है I3 बह रहा है, और ये मैंने इसकी जो है सबकी डायरेक्शंस मान ली हैं। आप बोलेंगे कि इसकी बैटरी का करंट तो ऊपर निकलना चाहिए था, तो लूप उल्टे डायरेक्शन में करना था एज्यूम, बट मैंने रैंडमली एज्यूम किया है एंड तीनों को एक ही डायरेक्शन में जस्ट मान लिया है। आप किसी भी डायरेक्शन में करें आपका आंसर गलत नहीं आएगा। आंसर में प्लस और माइनस का साइन अलग आ सकता है। अगर आपका करंट की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत मानी है, तो आप माइनस हटा दो तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है या गलत है। जब आप तीनों डायरेक्शन में मान ले करंट, तो क्या हो रहा होगा, जैसे मैंने इसमें इस डायरेक्शन में करंट माना, तो इस बैटरी से करंट निकल के करंट I1 इधर से निकल के जा रहा होगा और I1 करंट इधर से भी I1 जा रहा होगा, कोई बात नहीं। इस लूप में क्या हो रहा होगा, जैसे मैंने I2 करंट लेट किया, तो एक सेकेंड में मार्कर का कलर बदल लूँ, तो इधर भी I2 करंट जा रहा होगा, ऐसे पूरे लूप में जा रहा है, फिर इधर भी I2 करंट जा रहा होगा, इस लूप में इधर से जो है I2 करंट लौट के आ रहा है। इस लूप की बात करें तो I3 करंट ऐसे जा रहा है, I3 वापस आ रहा है इधर से, तो इधर I3 करंट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वो किस में लगता है, मैश एनालिसिस में लगता है, याद रख लेना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, एक लूप में नेट जो करंट होगा स्टार्टिंग और एंड पोजीशन में फाइनली 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो अगर इधर लिखूं, इसको मैंने नाम दिया A पॉइंट B C D, हाँ ऐसे नहीं, C D E F G H, तो इसको मैं नाम 1 दूं, इसको 2, इसको 3। तो अगर मैं लूप 1 में देखूं, इन लूप आप चाहे तो इसको लूप 1 लिख दें या लूप A B C H भी लिख सकते हैं, लूप A B C H भी लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं एनालिसिस करूं तो देखो क्या बनेगा मेरा, जो इस रजिस्टर से करंट कितना जा रहा है, एक चीज याद रखना, जो रजिस्टर है वो आपका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, वोल्टेज वो आपकी पावर कंज्यूम कर रहे हैं या पावर को माइनस कर रहे हैं, वो आपकी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे मुझे इस लूप के लिए इक्वेशन लिखनी है, मैंने इधर से स्टार्ट की, देखो जब मैं इधर से B पॉइंट पे गया तो मेरा पोटेंशियल कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, मुझे वोल्टेज है पोटेंशियल, और याद रखना मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरा +20 बढ़ेगा। वहीं मैं अगर E से F की तरफ आऊँ तो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -20 पोटेंशियल होगा। तो मेरा पोटेंशियल, अगर मैं A से B गया तो मेरा पोटेंशियल था 20 वोल्ट। अब मैं जब B से C गया तो इस रजिस्टर से कुछ मेरा पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये कुछ पावर यूज कर लेगा तो पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना यूज करता है, तो वो होता है आपका V = IR, मतलब 3I1 जितना मेरा पोटेंशियल है खा जाएगा, तो -3I1। अब इस वाले से नीचे आओ, इसी लूप को देख रहे हैं, तो इसमें मेरा कितना माइनस होगा, -2, और I1 बस नहीं माइनस होगा। अगर नीचे I1 जा रहा है ऊपर I2 जा रहा है तो मेरा नेट करंट कितना बचेगा, I1 - I2, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। एंड आप लोग बोलोगे मैंने I2 - I1 क्यों नहीं लिखा, तो वो आप एक कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो कि I1 > R2 है या I1 R2 I2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फाइनल आंसर में जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। बाकी आप I1 - I2 लिखें, ऐसी इस पॉइंट पे आप I2 - I3 लिखें इस रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि इस रजिस्टर से हमको दिख रहा है कि दोनों लूप में शेयर्ड है, इसका करंट नीचे जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, तो I1 - I2 जा रहा होगा। और नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन लूप इज 0 होता है, ये हमारा KVL होता है। इधर हमने लिखा नहीं है, अप्लाई शॉर्ट में लिख रहा हूँ KVL। तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो 20 - 3I1 - 2 और I1 + 2 I2 = 0, ये बन गया 5। तो ये फाइनल आप सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 5I1 - 2I2 = 20। पहली इक्वेशन। मुझे फाइंड आउट क्या करना है,
करंट इन 5 ओम रजिस्टर, 5 ओम से करंट I2 जा रहा है, मतलब मुझे अपनी करंट I2 की वैल्यू निकालनी है। अब चलिए इसी तरीके से मैं अपने लूप 2 के लिए भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा इन लूप 2, देखो रजिस्टर के लिए मैं देखो माइनस लिख रहा था हर जगह, जो करंट लिख रहा था इनका ये माइनस लिख रहा था, तो इसमें ही माइनस से स्टार्ट होगा। इस पूरे लूप का लिखना है। चलो मैं 5 ओम वाले से चालू करता हूँ, तो -5 I2 लिख सकता हूँ क्या, -5 I2 ये मेरा वोल्टेज है। अब इधर से नीचे आ रहे हैं तो -3 I2, 3 I2, लेकिन इसमें I3 ऊपर भी तो जा रहा है बगल वाले से, तो इसमें नेट कितना आ जाएगा, I2 -I3। जिस वाले के लिए लिखते हैं वो वाला जो है हम पॉजिटिव में लेते हैं, दूसरा नेगेटिव में लेते हैं। जैसे कि इसमें हम वापस गए, ये वाला आया तो -2, तो -2 क्योंकि 2 ओम वाला है और I2, लेकिन I2 बस थोड़ी है इसमें, I2 तो ये ऊपर जा रहा है लेकिन I1 नीचे भी आ रहा है, तो -I1। जब पहले लूप के लिए लिखी थी तो I1 हमने नीचे जाना था क्योंकि हमको I1 से मतलब था, लेकिन -I2 किया था, इस बार I2 -I1 कर देंगे इज इक्वल्स टू 0। तो -5 I2 -3 I2 और +3 I3 -2 I2 -I2 नहीं +2 I1 इज इक्वल्स टू 0। इधर से मेरी क्या इक्वेशन बनी, +2 I1 था, तो 2 I1 -10 I2 और +3 I3 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से तीसरे लूप की बात कर लेते हैं, तो अप्लाई क्या करेंगे, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 3, इस लूप में लगा लेते हैं। चलिए तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इधर से स्टार्ट करना, ये 3 ओम का है तो मैं माइनस लिखता हूँ 3, I3 करंट जा रहा है तो I3, लेकिन उल्टा I2 भी आ रहा है तो -I2, -6 ओम से I3 जा रहा है तो 6I3। अब ये देखो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखो जैसे मैंने इधर माइनस वाले टर्मिनल से प्लस वाले टर्मिनल की तरफ गया था तो मैंने क्या लिखा था +20 वोल्ट, वैसे ही इस बार प्लस से मैं माइनस की तरफ आ रहा हूँ, मतलब मेरा वोल्टेज घट रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैं इन सब रजिस्टर्स में माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रजिस्टर मेरा वोल्टेज घटा देता है। वैसे ही अगर मैं ऊपर बड़े वाले से नीचे वाले की तरफ आऊँ बैटरी में इस तरीके से ऊपर से नीचे, तो मेरा वोल्टेज घटेगा, मतलब माइनस आएगा, -20 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी, -3 I3 +3 I2 -6 I3 और इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, -6 I3 -3 I3 -20 है तो इज इक्वल्स टू 20। तो ये आपका क्या बन गया, 3 I2 और 3 और 6 9 -9 I3 इज इक्वल्स टू 20। ये तीनों इक्वेशन मिल गई। देखो 3 अननोन है, I1 I2 और I3, और 3 इक्वेशन मिल गई। तो क्या तीनों को सॉल्व करके हम अपनी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? हमको फाइंड आउट क्या करना है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से करंट जो कि मेरा I2 जा रहा है, तो मुझे अपनी I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ये हमने 8वीं 9वीं क्लास में और बचपन में LKG वगैरह में सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, तो कैसे आप 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, 1 2 3 को सॉल्व करो। I2 की वैल्यू चाहिए आपको तो I2 I1 I2 I3 तीनों मिल जाएंगी, बट I2 से ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे इधर 3I3 लिखा है तो मैं इधर से 3I3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, मैं लिख सकता हूँ 9I3 इज इक्वल्स टू 3I2 -20। तो इधर से 3I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से एक डिवाइड कर दूंगा, I2 -20/3। तो मैं 3I3 की वैल्यू जो है इसको उठा के इधर पुट कर देता हूँ। तो ये मेरी क्या बनेगी, 2I1 -10I2, 2I1 -10I2, 3I3 की जगह मैं लिख दूंगा प्लस I2 -20/3 इज इक्वल्स टू 0 है तो 0 लिख दिया सिंपली, आपको समझ आ गया होगा। 2I1 -9I2 और बस इज इक्वल्स टू ये +20/3 हो गया। तो एक तो 20/3, एक इक्वेशन ये मिल गई I1 I2 में, एक इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है 5I1 -2I2, 5I1 -2I2 इज इक्वल्स टू 20। तो इन दोनों को बस सॉल्व कर लो और अपना आंसर निकाल लो। तो जैसे कि इनको एक नई इक्वेशन ये हमारे पास समझ लो 4th इक्वेशन आ गई और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इनको मैं कैसे, चलो आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ।
I1 का जो है कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 2 का कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये सब आपको आता होगा, ये लिख सकते हैं, जनरली इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 10I1 5 टू ज़ 10, 9 5 ज़ 45 माइनस 45I2 इज इक्वल्स टू 100/3 और इसका क्या बनेगा 10I1 माइनस 4I2 10I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू 20 टू ज़ 40। ये क्या बनेगा आपका 20 और 2 40। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से ये गया, देखो -45, इसको आप सॉल्व करो, -45I2 में से माइनस 4I2 गया, मतलब देखो 10I1 में से 10I1 तो अगर मैंने माइनस किया दोनों को तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से क्या होगा -45I2 माइनस -4I2 इज इक्वल्स टू 100/3 और -40, तो ये क्या आ गया -45I2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4I2, 100/3 होता है आपका 33.33 माइनस 40। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा निकल के ये आपका निकल के आएगा -41I2 इज इक्वल्स टू, और इधर हमने क्या माइनस किया 100/3 माइनस 40। ठीक है चलो, तो ये आ जाएगा लगभग कुछ निकल के आपका 337 तो 6 पॉइंट समथिंग 66। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6.66, माइनस में आएगी डिवाइडेड बाय -41, तो I2 कितना आ गया, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 6.66 डिवाइडेड बाय 41, ये निकल के आया आपका 0.162। यही हमारा फाइनल आंसर है। आंसर क्यों है, क्योंकि उसने जो है I2 हमसे पूछा था, 5 ओम से जो करंट है यही तो हमसे पूछा था, यही जो है हमारा निकल के आ चुका है। तो ये अगला क्वेश्चन किया हमने मैश एनालिसिस का, एंड हमने 3 लूप्स को एनालाइज किया। अगर ये 2 लूप का क्वेश्चन आता तो आप सिर्फ 2 लूप की इक्वेशन बनाते, I1 I2 करंट बनता और भी आसानी से सॉल्व हो जाता। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब यार टाइम थोड़ा मेरे पास लिमिटेड है, एंड अभी रात का 3 बज चुका है, लगभग 3:30, एंड वीडियो अपलोड भी होनी है, तो मैं एक आध क्वेश्चन और आपको ट्रांसफार्मर का करा देता हूँ, एंड उसके बाद जो है हम वीडियो का एंड करेंगे। आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनकी आप और वैरायटी को ट्राई करिए, और इनसे ही आप अपने एग्जाम में काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने एक ट्रांसफार्मर का आपके सामने ले लिया है। क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर के और भी कराने थे भाई, बट लेकिन अभी क्या है कि टाइम की थोड़ी कमी है, तो चलो यही क्वेश्चन एक करा देता हूँ, एंड इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बाकी ट्रांसफार्मर के बेसिक क्वेश्चन जो I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2 करंट वगैरह बैलेंस करने के होते हैं, या आपके नो लोड फुल लोड कंडीशन पे कुछ इक्वेशंस वगैरह बनती हैं, इन सब की भी बात करनी थी, बट अभी टाइम कम है। एक क्वेश्चन लिया है, चलो इसको ही देखते हैं। क्वेश्चन है ना 25 kVA, 25 kVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ये पावर होती है, वोल्ट एम्पियर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज, वोल्टेज इंटू करंट। करंट एम्पियर में होता है आपका, वोल्टेज V में, K मतलब 1000, तो 25,000 वोल्ट एम्पियर की आपकी इसकी पावर है। और ये वोल्टेज रेशियो दिया है 2000, 200। एक आपको ट्रांसफार्मर का नोटेशन होता है, इन 25 kVA 2000/200 पावर ट्रांसफार्मर, द आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर 350 वॉट एंड 400 वॉट रेस्पेक्टिवली। ये आपके क्या दिए, आयरन लॉस, ये दिए हैं कॉपर लॉस, C, ये आयरन, ये C फॉर कॉपर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इफिशियंसी एट फुल लोड, बोल रहा है फुल लोड पर इसकी इफिशियंसी निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा सकता हूँ जो कि कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या दिया है, तो इन पावर आउटपुट कितनी दी है आपको, पावर आउटपुट ये मिला है आपको 25 kVA का मतलब है 25,000 VA, K का मतलब 1000 तो 25,000 वोल्ट एम्पियर। इसमें आपको वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है जिसका कोई भी काम नहीं है हमको, दूर दूर तक ये दिया है आपको 2000/200, इसका कोई काम नहीं है। हमको मेन काम है आयरन लॉस कितना दिया है, देखो 25,000 पावर जो है वोल्ट एम्पियर, या इसको सीधा वॉट भी लिख सकते हैं, वॉट और किलो वॉट होता है, वैसी VA वोल्ट एम्पियर है, किलो वॉट एम्पियर है, ये ओवरऑल पावर ही, V इंटू A का मल्टीप्लाई आपका पावर है, और ये जो वॉट है ये भी पावर है। तो आपका आयरन लॉसेस कितना दिया है,
ये दिया है 350 वॉट। आपका कॉपर लॉस कितना दिया है, तो कॉपर लॉस दिया है, कॉपर लॉस ये दिया है आपका 400 वॉट। बोल रहा है इफिशियंसी निकाल लो। तो देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, इफिशियंसी एट फुल लोड पे निकाल रहे हैं। इफिशियंसी होती है आपकी, आपको आउटपुट पावर कितनी मिल रही है, ठीक है, अपॉन इनपुट पावर, ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, देखो आउटपुट मिल रहा है 25,000 वोल्ट एम्पियर। मैंने लिखा 25,000 वोल्ट एम्पियर। और अपॉन में इनपुट पावर में क्या क्या दे रहे हैं, ये 25,000 तो आप दे ही रहे हैं, 25,000 तो दे रहे होंगे, प्लस आयरन कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कॉपर के भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको पावर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मतलब आयरन का 350 वॉट लॉस हो रहा है, कॉपर का 400 वॉट, तो प्लस आपको 350 प्लस 400 वॉट देना पड़ेगा। ये जो रेशियो निकल के आएगा, ये आएगा आपका 25,000 अपॉन 25,750। ये आप रेशियो कैलकुलेट कर लो, आपकी पावर जो है निकल आएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन से एक और चीज सीखो, इधर कहीं पावर फैक्टर का जिक्र नहीं हुआ है। पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, सिंपल तो होता है V इंटू आई, बट आपकी जो एक्टिव पावर होती है वो होती है VI cos फाई, जो कि cos फाई आपका क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो याद रखना, अगर पावर VI cos फाई है, जैसे आपको सपोज ये चीज दी जाती 25 kVA और पावर फैक्टर दे दिया जाता सपोज 0.8 सपोज, तो आपको इसमें अपनी VI आपकी पावर हो गई, वोल्ट एम्पियर मतलब करंट मतलब VI, तो इसमें आपको इधर 0.8 का और इस वाले 25,000 में 0.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब तब आपकी पावर एफिशिएंसी वो बनती VI cos फाई अपॉन VI cos फाई, प्लस आयरन लॉस को आप PI लिखते हैं, प्लस कॉपर लॉस को PC लिख देते हैं। तो ये बनता फॉर्मूला। एंड ये कब की बात है, फुल लोड की। फुल लोड मतलब इधर मेरे PC के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, ये है फुल लोड। यही आपसे अगर हाफ लोड पूछा जाता, इसमें क्या फर्क आता, ये फर्क सिर्फ आपके कॉपर लॉसेस में आता है, याद रखना। जैसे अगर आपका पावर फैक्टर होता है cos फाई 0.8 सपोज होता है एक दफा, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे आपको ये जो पावर रेशियो दिया है 25,000, इसकी जगह सपोज मान लेते हैं 10,000 दिया है आपको, तो आपको ये 10,000 वैल्यू दी है, पावर फैक्टर आपको सपोज 0.7 दिया है, और ये आपसे हाफ लोड पे पूछ रहा है, हाफ लोड पर इफिशियंसी बताओ, इफिशियंसी। तो ये कैसे निकलेगा आपका, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, VI मतलब आपकी पावर गिवन है सपोज 10,000, तो आप 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू पावर फैक्टर 0.7 है तो 0.7 अपॉन में भी 10,000 इंटू 0.7। सपोज आपको आयरन लॉस गिवन है, P आयरन लिख रहा हूँ मैं सपोज 200, और कॉपर लॉस PC सपोज 300 गिवन है, जैसा कि इधर हमको 350 और 400 गिवन था। तो आप क्या करते, प्लस आयरन लॉस को बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं, जैसे 200 है तो प्लस 200, बट कॉपर लॉस आप लिखते हैं आप कितने लोड पे चला रहे हैं, आधे लोड पे चला रहे हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 1/2, कॉपर लॉस दिया है 300। तो जो ये 1/2 आया इधर, ये क्यों आया, क्योंकि हाफ लोड है। ये अगर 1/3 लोड बोल देता, 1/3 लोड पे चल रहा है, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ता। तो इधर याद रखना जो 2 है, मतलब जो लोड वेरिएशन है आपका, वो किस पे फर्क डालेगा, आपके CU फॉर कॉपर लॉसेस पे। तो ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था। बाकी ट्रांसफार्मर के आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल तक, या कुछ करंट वगैरह फाइंड करने के और भी बहुत से क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा। तो यार क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों को बहुत से कराने थे, बट पहले तो आप ये देख लो, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि अभी रात के 3-3:30 बजा है, वीडियो अपलोड भी करना पड़ेगा, एडिट भी करनी पड़ेगी, एंड और भी चीज़ें हैं जो थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लगता है, तो वैसे भी 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एंड मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से,
क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे आप लोगों को और ज़्यादा करानी थी। इससे लगभग 2-3 टाइम्स क्वेश्चन कराने थे, बट सिंस ये नाइट है और एनर्जी लेवल भी लो है तो मैं भी उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो हमने 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, 8, 5 नहीं सॉरी 6, 7 या 8 क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छे से। इनको थोड़ा समझना, एनालाइज करना एंड इन पर बेस्ड और भी PYQ करना। इसके अलावा मोटर के और क्वेश्चन करना। एक थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है और हमने किया नहीं है, कोई बात नहीं, थेवेनिन्स की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, मैं अपलोड करूंगा, ये प्रॉमिस है, क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम आता है तो वो उसकी सेपरेट वीडियो मैं सुबह सुबह अपलोड कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बार बार मुझे ना बोलना पड़े तो, क्योंकि अगर कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना इज़ अ मस्ट थिंग, ताकि आपको वीडियोस आगे आराम से मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपना BEE का एग्जाम जो है अच्छे से लिख कर आना, थ्योरी भी पढ़ लेना, टाइम हो तो न्यूमेरिकल्स और देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।